माँ, मैं और अविनाश आ रहे हैं आज आपके पास। हनीमून से वापस आई रोहिणी चहकती हुई अपनी माँ से बोली, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ ठीक है सुनकर उसका उसका थोड़ा कम पड़ गया। शादी के बाद पहली बार वो अपने पति के साथ अपने मायके आ रही थी, लेकिन उसकी माँ को जैसे कोई खुशी नहीं थी। रोहिणी को लगा शायद माँ थकी होगी, तभी ऐसे बात कर रही है। खैर, अगले दिन 5 घंटे के सफर के बाद वो अविनाश उसके मायके पहुंच गए, जहां रोहिणी ने सोचा था उसकी माँ खुश होकर मिलेगी, ससुराल के बारे में पूछेगी, हनीमून के बारे में पूछेगी। पर ये क्या, माँ और पापा ने औपचारिक तौर पे बात करी। माँ चाय नाश्ता देकर यह कहकर कमरे में चली गई कि रसोई में खाने की तैयारी करनी है, और पापा थोड़ी देर बात करके अपने कमरे में अखबार पढ़ने चले गए। रोहिणी और अविनाश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रोहिणी को बहुत बुरा लगा। वो अविनाश को कमरे में बिठाकर माँ के पास रसोई में चली गई। रसोई में माँ के गले बाहें डालकर मनुहार करती हुई बोली, क्या बात है माँ, आपने ढंग से बात भी नहीं की, मुझसे नाराज हो क्या? अरे क्या कह रही हो, एक तो जैसे इतनी गर्मी पड़ी है, ऊपर से ये काम, पीछे हट जरा। कहते हुए रोहिणी जी बाजू को गले से हटा दिया। रोहिणी की आंखों में भर आई। फिर एक बार प्यार से पूछा, माँ खाने में स्पेशल क्या बनाया है? करेले की सब्जी, दाल चावल और रोटी। माँ ने जवाब दिया, पर माँ मैं करेले तो नहीं खाती। कुछ स्पेशल नहीं बनाया, जो बन पड़ा वो बना दिया। अब इतना काम नहीं होता। सीधा सपाट उत्तर देकर माँ अपने कमरे में चली गई। रोहिणी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद भारी कदमों से अपने कमरे में चली गई। उसे याद आया, अभी शादी से पहले उसकी ताई की बेटी आई थी अपने पति के साथ। शादी के बाद पहली बार माँ और पापा ने उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शाही पनीर, कोफ्ते, राजमा, पापड़, जाने क्या क्या बना दिया था। आते वक्त तो अविनाश से कह भी रही थी कि देखना मम्मी ने बहुत कुछ बनाया होगा, खाते खाते थक जाओगे। पर माँ खिलाना बंद नहीं करेगी। पर यहाँ तो सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे दोनों अनचाहे मेहमान हो। खाने के टेबल पे बैठे तो दाल चावल, एक सब्जी और रोटी देखकर अविनाश ने रोहिणी की तरफ देखा, मानो आंखें से पूछ रहा है, कहाँ गई सारे डिशर? रोहिणी ने आंखें नीचे कर ली, कहती भी है क्या? कुछ कहने के लिए था भी नहीं। तभी अविनाश ने पूछा, मम्मी जी दही है क्या? मुझे दही के साथ खाना पसंद है। नहीं दमाजी, मैं और रोहिणी के पापा खाते नहीं तो घर में रखते नहीं। रोहिणी ने पापा की तरफ देखा तो शायद वो पर आवेगार होकर अपना खाना खाते रहे। रोहिणी ने कहा, मैं ले आता हूँ, दुकान पास ही में है। पर अविनाश ने हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज ऐसे ही खा लूंगा, रहने दो। और फिर खाने लग गए। उससे याद आया, जीजू की फरमाइश पे पापा भरी धूप में गुलाब जामुन लेने चले गए थे, पर आज फरमाइश तो दूर, बात एक दही भी ना ला सके। ऐसी भी क्या नाराजगी। भारी मन से खाना खाने के बाद रोहिणी ने कमरे में आकर सुटकेस में से माँ के लिए सुंदर सी साड़ी और पापा के लिए वॉलेट और बहुत से छोटे छोटे उपहार लेकर माँ के पास आई। माँ ने उपहार लेकर सीधे अलमारी में रख दिए, एक बार खोलकर भी नहीं देखे। बस ये कहा, बेटियों से लेने से भार बढ़ता है, दोबारा मत लाना। कहा उसने सोचा था कि मम्मी तो बहुत सारी बातें करेगी, ससुराल की बातें बताएगी, हनीमून की बातें बताएगी, पर यहाँ आने से जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मम्मी पापा का व्यवहार देखकर लग रहा था यहाँ आकर गलती कर दी तो क्या। मम्मी पापा अभी तक मुझसे नाराज है। अविनाश बाहर टहल रहे थे, तभी जल्दी से अंदर आए और फिर कहने लगे, रोहिणी घर से फोन आया था, मामा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, घर वापस जाना पड़ेगा। रोहिणी ने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक बार भी ये नहीं कहा कि तू अभी तो आई है, दामाद जी को जाने दो, तू यहीं रुक जा। अनिल आंखें भरे दिल लिए वो गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी सड़क पे सरपट भाग रही थी। रोहिणी सारे रास्ते बस बाहर की तरफ देखती रही, एक शब्द भी नहीं बोली। तभी गाड़ी झटके से एक होटल के सामने रुकी। रोहिणी चौंकती हुई बोली, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? घर नहीं जाना क्या? चल पड़ेंगे, भी अंधेरा हो रहा है, कल सुबह यहीं से चल पड़ेंगे। अविनाश सामान लेकर होटल चला गया। रोहिणी भी पीछे पीछे आ गई। अजीब पशुपेशी क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। होटल के रूम में पहुंचकर अविनाश ने अपने लिए चाय, कॉफी और रोहिणी के लिए चाय का ऑर्डर दे वॉशरूम चले गए।
रोहिणी बिस्तर पे लेटकर मायके की बातें सोच दुखी हो रही थी। ऑर्डर आने पे दोनों पीने बैठे तो अविनाश ने बताया, मामा जी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर मुझे घर से क्यों लेकर आए? रोहिणी ने चौंकते हुए अपने पति से पूछा, ताकि तुम और ना रो। मतलब कि ये जब से तुम हमारे घर गए हैं, ना किसी से ढंग से बात की और ना ही हमारे साथ बैठे। किचन में हो रही बातें मैंने सुन ली थी, बहुत बुरा लगा। माना हमारी लव मैरिज है, पर शादी तो घर वाले की मर्जी से हुई है ना, कोई भाग कर तो शादी नहीं की गई है हमने। रोहिणी के पति बोले। रोहिणी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, तुम्हारी जगह कोई और होता तो आदर सत्कार ना मिलने पर भड़क उठता, दुनिया भर के ताने सुनाता। सच में पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया। मुझे लगा शादी की थकावट है, पर एक बार गले लगकर प्यार से जता सकते थे। इतना कहकर रोहिणी अविनाश के गले लगकर रो पड़ी। इतनी देर से सैलाब उसके अंदर भरा था, अविनाश के प्यार में टूटकर बह निकला। अविनाश बहुत देर तक उसे ऐसे गले लगाए सहलाता रहा और उसे दिलासा देता रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम उन्हें मना लेंगे, तुम परेशान ना हो। रोहिणी की आंखों से आज नींद कोसों दूर थी। अतीत की परछाइयां उसका पीछा कर रही थी। वो रोग किशन शर्मा की इकलौती संतान थी। माँ स्कूल में अध्यापिका थी। 2 गर्भपात होने के बाद रोहिणी उसकी गोद में आई थी। रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई तो पापा ने यही नाम रख दिया। बहुत प्यार करते थे उसे और साथ में बुनते थे। साथ बहुत सारे सपने। किशन जी डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर पैसे की तंगी के चलते मेडिकल फीस का जुगाड़ नहीं कर पाए थे। फिर मन मार के घर की गाड़ी चलाने के लिए टीचिंग प्रोफेसर चुन लिया। रोहिणी में भी अपने सपने के जीवंत होने देखते। वो चाहते थे कि रोहिणी शहर की बेस्ट डॉक्टर बने। खिलौने में डॉक्टर किट जरूर होती, ताकि उसका झुकाव डॉक्टरी की तरफ रहे। रोहिणी पढ़ने बहुत होशियार निकली। 10 में पूरे स्टेट में टॉप किया था। किशन भी कॉलोनी में मिठाई बांट रहे थे और साथ में ये भी कहते जा रहे थे, अब मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर मेरे सपने पूरे करेगी वो। घर आकर प्यार से बेटी को गले लगाया और कहा, मेरी बेटी डॉक्टर बनकर मेरा नाम रोशन करेगी। पर पापा, मैं तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जैसे ही किशन जी ने सुना, एक झटके में अपने से अलग कर दिया और कहा, नहीं, तू डॉक्टर ही बनेगी। मैंने आज तक मेरी ख्वाहिश पूरी की है, तू मेरा एक सपना पूरा नहीं कर सकती क्या? पर पापा, मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। आज मेरे मार्क्स देख लीजिए, सबसे कम साइंस में ही है। जब से मैंने अपने स्कूल में फंक्शन में टीएम सर को देखा है, तब से उसके पद और प्रशिक्षण से प्रभावित हुई हूँ। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। पर बेटा, आईएएस अफसर से तुम मेडिकल रखकर ही बन सकती हो। बहुत से ऐसे अफसर जो कि मेडिकल लाइन में ही आईएएस बने हैं। और रही पद और प्रतिष्ठा की बात, तो बेटा, जितना मान सम्मान डॉक्टर को प्रोफेशन में है, उतना कहीं नहीं है। मेरी बात मान लो। किशन जी ने आखिरी बार मनोहार करते हुए कहा। और रोहिणी ने सीधा सपाट उत्तर दे दिया, मैं साइंस नहीं रखूंगी, मुझे आर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। आईएएस का पेपर क्वालिफाई करने के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट ज्यादा मायने रखते हैं। आप मुझे साइंस रखने के लिए दबाव ना बनाए। उसमें एक में आर्ट्स के सब्जेक्ट रख लिया। उसके बाद से पापा ने उनसे बात करना बहुत ही कम कर दी। रोहिणी ने सोचा, कुछ ही बात है, ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ न हुआ। उसके बाद रोहिणी ने 1 और 2 में भी टॉप किया। या फिर किशन जी कोई मिठाई अब नहीं बांटी। कहाँ आर्ट्स भी कोई पढ़ने की चीज है? ये सब्जेक्ट तो नालायक बच्चे लेते हैं। और रोहिणी ने पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अच्छे नंबर से कॉलेज में पास कर लिया। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने सोचा, 1 साल कोचिंग कर लेती हूँ, उसके बाद पूरी तैयारी से एग्जाम दूंगी। पर पापा ने मना कर दिया। उस साल उसने बिना कोचिंग के ही एग्जाम दिए, पर थोड़े नंबर से रह गई। घर से पढ़ाई के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। अतः उसने कॉलेज के प्रोफेसर से बात करने की सोची। उन्होंने सलाह दी कि तुम मास्टर करो, साथ में कोचिंग की हेल्प ले सकती हो, अन्यथा ऑनलाइन बहुत सी प्लेटफॉर्म है जिनसे तुम्हें मिल जाएगी। इस बार रोहिणी ने कोचिंग के लिए बात की तो पापा ने कहा, इस शहर से बाहर नहीं भेजूंगा, यहीं से कर लो। रोहिणी मान गई। एमी के साथ कोचिंग भी जाने लगी। एमी में उसकी मुलाकात अविनाश से हुई। वो भी आईएएस बनना चाहता था। अब दोनों कोचिंग और क्लासेस में साथ साथ पढ़ने लगा। उस साल दोनों ने एग्जाम दिया।
दोनों का प्रेम क्लियर हो गया। रोहिणी बहुत खुश हुई। घर जाकर मम्मी पापा को गले लग गई और अपने मम्मी से बताई। मम्मी तो खुश हो गई, पर पापा ने इतना ही कहा, हाँ ठीक है, प्रीलिम्स बहुत का क्लियर होता है, मेंस और इंटरव्यू निकले तब खुश होना। वो भी हो जाएगा पापा, आप बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। रोहिणी ने भाव विभोर होकर कहा। उसमें मेंस के लिए दिन रात एक कर दिए और उसे भी क्लियर कर लिया। एक अविनाश का भी मेंस क्लियर हो गया। दोनों बहुत खुश थे। उस दिन रोहिणी ने उसे अपने मन की बात कह दी। अविनाश, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या मुझसे शादी करोगे? अविनाश ने उसका हाथ पकड़ कहा, बस एक बार यूपीएससी क्लियर कर लो, मैं खुद तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूंगा। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। एग्जाम का रिजल्ट आया। अविनाश का क्लियर हो गया था। आरएसपी का पद मिला था उसे, पर रोहिणी का नहीं हो पाया। थोड़े ही नंबर की वजह से रह गई। उसे बहुत दुख हुआ, पर अविनाश के लिए खुश थी। घर पे जब रिजल्ट बताया तो पापा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, आईएएस हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरी बात मानी होती तो अब एमबीबीएस कर चुकी होती। माँ ने भी कुछ खास नहीं कहा। बेचारी दिन भर अकेले कमरे में रोती रही। अविनाश ने उसे हिम्मत दी, तुम टेंशन मत लो, अगली बार पक्का हो जाएगा। एक दिन सुबह सुबह किशन जी सावित्री जी से कहा, आज रोहिणी को तैयार होने के लिए कह देना। मेरा दोस्त, उसकी पत्नी और बेटा उसे देखने आ रहे हैं। उसका बेटा मैनेजर की पोस्ट पर है और घर भी इसी शहर में है। रोहिणी की तस्वीर देखते उसने हाँ कर दी थी। आज शगुन डालने आ रहे हैं। इतना सुनते ही रोहिणी पापा के पास आ गई और कहने लगी, मैं अविनाश से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। तराक, एक झनाटेदार चप्पल उसके गाल पे पड़ा। वो ठगी सी रह गई। आंखों में आंसू बहने लगी। एकटक पापा की तरफ देखे जा रही थी। आज जिंदगी में पहली बार किशन ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। किशन जी चिल्लाकर बोले, इसलिए इस शहजादी का पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, प्यार के गुलछर्रे उजाए जा रही है। अगर इस बार तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, समझी? पापा अपना फरमान सुनाकर अपने कमरे में चले गए। रोहिणी बहुत देर तक रोती रही। शाम के पापा के दोस्त की फैमिली उसे देखने आई। जैसे ही रोहिणी लड़के के से अकेले मिली, उसे सारी बात साफ साफ कह दी। वो लोग बिना कुछ कहे ही चले गए और घर जाकर रिश्ते के लिए मना कर दिया। ये सुनकर तो किशन जी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। कहने लगे, तुमने मेरे दोस्त के दिया वादा तुड़वा दिया, उसकी आंखों में मेरी छवि खराब कर दी। जिससे शादी करनी है करो, आज से तुम्हारा रिश्ता खत्म। वो औलाद ही क्या जो माँ बाप की ना सुने। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुमने हर बार मेरी उम्मीदों पे पानी बहाया है। तुम भी कभी हासिल नहीं कर पाओगी जो सोचा। रोहिणी अवाक रह गई थी पापा की बात सुनकर। अपनी संतान के लिए इतनी नफरत वो समझ नहीं पाई। उसके बाद से पापा ने बात करने उससे बंद कर दिया। सावित्री जी भी रोहिणी को इस फैसले से खुश नहीं थी। सारी बातें अविनाश को बताई। उसने धीरज बनाया और कुछ दिन बाद अविनाश अपने परिवार के साथ उसके घर रिश्ते की बात करने के लिए आया। किशन और सावित्री जी ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, बस हाँ हूँ करते रहे। 1 महीने के अंदर ही अविनाश और रोहिणी की शादी हो गई। रोहिणी सोचने लगी, अब उनसे दूर रहूंगी तो शायद नाराजगी अपने आप खत्म हो जाएगी। इस बार रोहिणी ने भी जी जान लगाकर एग्जाम की तैयारी की। प्रीलिम्स और मेंस क्लियर भी हो गए। अब बस इंटरव्यू के रिजल्ट का इंतजार था। वो बेचैनी से घर में इधर उधर घूम रही थी। उसकी सास उसे धीरज बना रही थी। तभी बाहर गाड़ी आकर रुकी। अविनाश मिठाई का डब्बा हाथ के लिए अंदर आया। आते ही उसने रोहिणी को कमर से उठा लिया। मुबारक हो आईएएस साहिबा, आपका एग्जाम क्लियर हो गया है। तुम्हें आईएएस की पोस्ट मिली है। इतना सुनते ही खुशी से रोहिणी अविनाश को चूम लेती है। सास भी बहुत खुश हुई, सर पे हाथ रखकर ढेरों आशीर्वाद दिए। अविनाश ने कहा, अपने मम्मी पापा को भी रिजल्ट बता दो, फोन कर लो उन्हें। अविनाश ने कहा, नहीं अविनाश, ये बात मैं खुद जाकर उन्हें बताऊंगी। इतना कहकर रोहिणी गाड़ी लेकर अपने मायके की तरफ चल दी। घंटी बजाने पर जैसे ही दरवाजा खुला, रोहिणी माँ से लिपट गई। माँ, मैं आईएएस अफसर बन गई। मेरा सपना पूरा हो गया माँ। माँ बहुत खुश हुई। तभी पापा अपने कमरे से निकल कर आए। रोहिणी उनसे भी
बच्चे की तरह लिपटकर चहकती हुई बोली, पापा मेरा सपना पूरा हो गया, मैं अफसर बन गई। पर इतनी बड़ी बात सुनकर भी किशन जी खुश नहीं हुए। बस इतना कहा, अच्छी बात है, और डॉक्टर बनती तो ज्यादा खुशी होती। रोहिणी बस देखती रह गई। पापा अभी तक आप उसी बात पे अटके हैं। डॉक्टर बनना मेरा सपना नहीं था। मैं तो शुरू से ही आईएएस बनना चाहती थी। हाँ तो बन गई, अब क्या सुलट करूँ तुझे? किशन जी गुस्से से बोले, नहीं पापा, मैं तो आपको अपनी खुशियों में शामिल करने आई थी। अरे नहीं होना शामिल, नहीं है तू मेरी बेटी। अगर होती तो मेरे सपने पूरे करती, पर तुमने सिर्फ सिर्फ अपनी खुशियाँ के बारे में सोचा। चली जा यहाँ से। किशन जी गुस्से में हाँफते हुए बोले। रोहिणी रोते हुए घर से निकल गई। उसकी गाड़ी फुल स्पीड से सड़क पे दौड़ रही थी। रोहिणी के जाते ही सावित्री जी किशन जी पे टूट पड़ी और कहा, माना उसकी सारी जिंदगी अपनी मनमानी की है, फिर भी वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के सपने में होता है। पर हासिल किसी किसी से होता है, अपनी मर्जी से शादी की तो हीरा ही ढूंढा है उसने। हर बार हमारा सर गर्व से ऊंचा ही किया है। पर आपको उसे पता नहीं क्या चाहिए। इधर अविनाश से रोहिणी को फोन किया। रोहिणी फोन को स्पीकर पे डालकर जोर जोर से रोने लगी। अविनाश, क्या गलती है मेरी? इतनी बड़ी अचीवमेंट पे भी पापा खुश नहीं हुए। कहते हुए है तू मेरी औलाद नहीं हो सकती। मैं क्या करूं? रोहिणी बेतहाशा रोए जा रही थी। अविनाश रोहिणी को समझाता है, रोहिणी आवेश में गाड़ी मत चलाओ, साइड पे कहीं लगा लो, शांत हो जाए, मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। तभी तेज हॉर्न की आवाज के साथ रोहिणी की चीख सुनाई दी, अविनाश। अविनाश सन्न हो गया। फोन कट गया। उसने फिर कोशिश की, पर रोहिणी का फोन नहीं लगा था। वो रोहिणी के घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद किसी अनजान नंबर से फोन आया कि जी हाँ, एक लेडी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें सिविल हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप वहीं आ जाइए, किसी ने कहा। अविनाश से गाड़ी सीधे हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। हॉस्पिटल पहुंचा तब तक रोहिणी को ओटी में ले जा चुके थे। अविनाश से वहीं से किशन जी और अपने मम्मी पापा को एक्सीडेंट की बातें बताई। थोड़ी देर में सब हॉस्पिटल पहुंच गए। तभी डॉक्टर ओटी से बाहर निकले और अविनाश से कहा, सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, आंतरिक चोट बहुत आई है, अगले 4-5 घंटे बहुत ही क्रिटिकल है। सभी आईसीयू की तरफ भागे। रोहिणी पट्टियों से लिपटी हुई थी। ऐसी हालत देख किशन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब एक एक बात याद आ रही थी जो उन्होंने गुस्से में बोली थी। सोचने लगे शायद मेरी बहू का लग गई मेरे बच्चे को। तभी रोहिणी ने धीरे से कहा, पापा, हाँ मेरी बच्ची, मैं यही हूँ तेरे पास। अपने पापा को माफ कर दे। मैं कभी तुझसे नाराज नहीं होऊंगा। बस एक बार माफ कर दे। किशन जी रोहिणी का हाथ पकड़कर बस रोए जा रहे थे। तभी रोहिणी धीरे से बोली, आपकी दुआ कबूल हो गई पापा। आपकी बेटी होकर भी आपकी नहीवत बन पाई। मुझे माफ करना। हाथ पकड़कर ढीली पड़ गई और रोहिणी हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। अविनाश भूत सा बना रहा। माँ की दहाड़ों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। किशन जी अभी उसका हाथ पकड़े हुए थे। बार बार यही दोहराए जा रहे थे, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। पर माफ करने वाली रोहिणी इस दुनिया से जा चुकी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।